तो फोन भी नहीं लग रहा। भाई क्यों खामखा परेशानी में हलकान हुए जा रहे हो? दोस्तों के साथ है वो, पता तो है। पता है मुझे सब, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत घबराहट हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है। इसका फोन भी बंद है। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपका ध्यान तो कहीं और था। क्या मतलब? मेरा ध्यान तुम्हारे अलावा कहीं नहीं। अच्छा, और वो जो आनिया जिसके साथ खड़े होकर आप बातें कर रहे थे, मुझे तो लगता है काफी गहरी दोस्ती है उससे। हाँ, वो मामा की दोस्त की बेटी है बेसिकली। सिर्फ मामा की दोस्त की बेटी नहीं, वो आपको पसंद भी करती है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? उसने जब मॉल में मिली थी, जिस तरह वो मुझे देख रही थी, साफ पता चल रहा था कि वो आपको कितना चाहती है। देख लो, जिस पर इतनी लड़कियां मरती हैं वो तुम्हारा दीवाना निकला। अच्छा सुनो जी, आई लव यू। तुम कुछ नहीं बोलोगी? क्या बोलूं? मैंने तुमसे कहा आई लव यू, तुम्हें क्या बोलना चाहिए? क्या लगता है? कुछ तो बोलो। आई लव यू टू। आ जाएगा, परेशान ना हो। दोस्तों के साथ बैचलर्स पार्टी में है। आजकल के लड़के शादी से पहले ऐसा हल्ला गुल्ला करते हैं, पता तो है। सब पता है मुझे, लेकिन आपको पता है, शाम को मैं उसके कपड़े प्रेस कर रही थी, उसका ड्रेस जल गया। तब से दिल में धड़का लगा हुआ है, ऐसे जैसे कुछ होने वाला है। क्या हो गया? कपड़ों के जलने का आखिर से क्या ताल्लुक वाला? कमाल करते हैं आप। मैं परेशान हो रही हूँ, आप हंस रहे। खुशी के मौके पे ऐसा कुछ होना बुरा शगुन माना जाता है। मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो, फिर भी शगुन वगुन की बातें, तवहम परस्ती है ये। मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं करता। पढ़े लिखे और मॉडर्न होने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि मैं बड़े बूढ़ों की बातों को झुटलाती फिरूं। अरे कोई बात तो होगी ना जो वो लोग ऐसा कहते थे। किसका फोन है? उस्मान। हाँ उस्मान बेटा, क्या? कब, कैसे हुआ ये? ठीक है, ठीक है, पहुंचते। क्या हुआ रफी? आतिफ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं कह रही थी ना आपसे, मैं कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। रफीक कैसा है मेरा बच्चा? ठीक है, अल्लाह से खैर की दुआ मांगो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। चलो मैं अस्पताल पहुंचता। चले। उस्मान,
कुछ नहीं, बस यूं ही। आज इस घर में तुम्हारी आखिरी रात है कि तुम यहां से रुखसत हो जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। आप उदास हैं? हाँ, उदास तो हूं बेटा, लेकिन एक फितरी अमल है इंसान के लिए। ये दुनिया की वाहिद खुशी है जो एक बाप के लिए खुशियों के साथ साथ उदासी भी लेकर आती है। लेकिन ये उदासी खुशी भी देती है और सुकून भी देती है। लेकिन मुझे एक खुशी और भी है कि अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी की जली कटी सुनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने वाला कोई नहीं होगा। रफीक साहब का फोन है। रफीक अंकल इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। क्या? लेकिन कैसे? कैसी तबीयत है उसकी अब? चलिए आप परेशान ना होइए, अल्लाह रहम फरमाएगा इंशाल्लाह। मैं पहुंचता हूँ अभी। क्या हुआ मामू जान, सब खैरियत तो है ना? आप किसकी तबीयत का पूछ रहे थे? तन्नो बेटा, वो आतिर का। क्या हुआ आतिर को? आतिर ठीक तो है ना मामू जान, बताइए। आतिर का एक्सीडेंट हो गया बेटा, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मैं रेहाना से कहता हूँ। आई लव यू। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था होके रहा। क्या हुआ अम्मी? कहाँ गए आपके वो दावे? आप कुछ नहीं कर पाई ना? आज वो आतिर के नाम की मेहंदी लगाए बैठी है और मैं यहाँ आंसू बहा रही हूँ, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका नसीब बदल दिया। वो जीत गई, हम हार गए। रेहाना जल्दी चलो, हॉस्पिटल जाना है। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो रफीक साहब का फोन आया था, आतिर का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, कैसे? ये तो वहीं जाके पता चलेगा ना। तुम तैयार हो जाओ, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, ये शादी नहीं होगी। आखिर तन्नो की नहुसत रंग ले ही आई। लेकिन अम्मी, अगर आतिर को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे। होगा वही जो तुम चाहोगे। आप लोगों ने तन्नो के साथ अपने बेटे का रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन आप ये नहीं जानती, तन्नो मनहूस है। बचपन से ही नहुसत भरा नसीब लेकर पैदा हुई है। जो जहां जाएगी अपनी नहुसत साथ लेकर जाएगी। उसके कदम जिस घर में पड़ेंगे उस घर को वीरान कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आज आपको मेरी बातें भले अजीब लग रही, लेकिन जब कल को आपको हकीकत मालूम होगी फिर पता चलेगा आपको। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था।
कितना समझाया था मैंने आपको, कितना रोका था, पर आपने मेरी एक ना सुनी। देख लिया अंजाम, लड़की के मनहूस कदम इस घर में पड़ने से पहले ही नहुसत भरे साई ने लपेट में ले लिए मेरे घर को। शगुफ्ता प्लीज, इस वक्त हमारा बेटा मौत और जिंदगी की दहलीज पे खड़ा है और तुम्हें ऐसी बातें सूझ रही। दुआ करो अल्लाह से कि उसे जिंदगी दे, सेहत दे। इस हाल में भी वो उस लड़की की वजह से ही है। शगुफ्ता फॉर गॉड से इस वक्त भी ऐसी बातें कर रही। तंजीला और उसके घर वाले आ जाएंगे, उनके सामने कम से कम जरा ध्यान रख लेना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसी तबीयत है अब? आईसीयू में है, थोड़ी देर में ऑपरेशन होगा, फिर कुछ सूरत हाल वाज़ेह होगी। दुआ कीजिए। अच्छा, मैं डॉक्टर से मिला हूँ, हालात पूछ रहा हूँ। मेरी कोई जरूरत हो तो मैं चलूं? थैंक यू, मैं हाजिर होता हूँ। शगुफ्ता, ये सब कैसे हुआ? क्या हो गया? ये गाड़ी चला रहा था, पता नहीं ध्यान कहाँ था। कहाँ ध्यान होना, मैंने अपनी आंखों से देखा था, कानों से सुना था, तन्नों से बात कर रहा था। बस हमारे बच्चे भी ना गाड़ियां चलाते हुए फोन इस्तेमाल करते हैं। खैर छोड़ो ये बातें, बस दुआ करो अल्लाह सेहत दे आतिर को। वैसे किस्मत में क्या चीज है, कैसे कैसे रंग और कैसे कैसे मोड़ दिखाती है। पल में क्या से क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता इंसान को। अभी कुछ देर पहले की तो बात है, कैसे हंसता मुस्कुराता घर से निकला था आतिर। किसे पता था कि ये सब हो जाएगा। कल जिसके सर पर सेहरे सजने वाले थे, आज वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा होगा। सब नसीबों की बात है। क्या हो गया रहना तुम्हें? ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? हाय, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? बस इतनी सी बात ही तो की है। बस चुप, खामोश रहो। अरे बच्ची क्यों हलकान हुई जा रही है? इतनी रात हो गई है, जाके सो जा, आराम कर ले थोड़ा सा। कैसे सो जाऊं मैं नानी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आतिर ठीक भी है या नहीं। मुझे आतिर की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं वो कैसा होगा। नानी अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, देख उस नहुसत मारी से शादी करने चला था, कैसा एक्सीडेंट हुआ। तू परेशान ना हो, सब बेहतर होगा, तेरे हक में सब कुछ अच्छा होगा। जा शाबाश, जा जाके सोच। ठीक मैंने आपसे कहा था ना, इस लड़की का साया जिस पर पड़ता है उसके कुछ नहीं बचता। बस अल्लाह ही उस पर रहम करे तो करे। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। आतिर को कुछ नहीं होगा, आप ना परेशान हो। वैसे ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए,
लेकिन आप खुद सोचिए, शादी से एक दिन पहले इतना बड़ा हादसा ऐसे तो नहीं हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है। आप ये सोचिए कि इस लड़की से शादी के बाद आपके बेटे के साथ क्या कुछ होता। कोई ना कोई खास मकसद तो है इस हादसे के पीछे। मुझे तो लगता है कुदरत आपको मौका दे रही है अपने बेटे की खुशियां बचाने का, अपना घर बचाने का, उसकी जिंदगी बचाने का। आप प्लीज इस वक्त इस तरह की बातें ना करें। इस वक्त अपने बेटे के अलावा कुछ और नहीं सोचना चाहिए। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। सुना था सच्ची मोहब्बत हासिल करना पुल सिरात से गुजरने के बराबर है। लेकिन तंजीला, मेरा यकीन करो, जीत हमारी होगी। बस थोड़ा और इंतजार तंजीला, फिर तुम देखना तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। मैंने कहा था ना, खुशियां मुझे राह से नहीं आती, कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर वो मुझसे शादी के लिए जिद ना करता तो ये कभी ना होता। तंजीला, तुम क्यों बिना वजह खुद को इल्जाम दे रही हो? ये सिर्फ एक हादसा है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर आतिफ भाई तुम्हारी जिंदगी में ना होते, फिर उनके साथ ये सब होता, तो तब भी क्या तुम इस सब का इल्जाम खुद को देती? अगर मैं उसकी जिंदगी में ना होती तो ये हादसा ही ना होता। जाहिलों वाली बातें मत करो तंजीला। दुनिया में हजारों हादसा होते हैं रोज, उन सबको तो तुम जानती तक नहीं। तो क्या उन सब हादसा की जिम्मेदार भी तुम हो? पता नहीं, लेकिन ये जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। देखो मेरे हाथों, अभी तो मेरे हाथों पर मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं आया कि मेरी खुशियां, मेरे ख्वाब सब मेरी बदनसीबी के साए में गिर गए। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आतिफ भाई को कुछ नहीं होगा, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जमानत तो हो गई है ना वकील साहब? हाँ, जमानत तो आपकी हो गई है। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं जरा इंस्पेक्टर साहब से मिल के आता। तो आप क्या इरादे हैं सरवर मेरे यार? बस यहाँ से निकलने के बाद कुछ हिसाब किताब चुकाने हैं। तंजीला,
जी डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी रफीक साहब, स्पाइनल कॉर्ड की चोट की वजह से ये अपने टांगों का कंट्रोल खो बैठे हैं। ये चल फिर नहीं सकेंगे। डॉक्टर, हम आतिर को पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे, वहां तो उसका इलाज हो सकता है ना? देखिए, इस वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, मगर आने वाला वक्त ही बता सकता है कि आतिर साहब कब तक सेहतियाब हो सकेंगे या आप रो क्यों रही हैं? आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आदिर की जान बच गई। बच गई मेरे बच्चे की जान, लेकिन उसकी जिंदगी की इस नई खुशी, मेरे बच्चे की सारी खुशियां छीन ली मैं। क्या शायद कभी नहीं चल पाएगा, कभी नहीं। हम खाक हुए तेरे बिना। इसी तरह एक दिन मतीन इस तन्नू को लेकर आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। ये तो बच गई, लेकिन मतीन अहमद कई महीनों के लिए अपहाज हो गए पर आज तक सही तरह से ठीक नहीं हो पाया। सब ठीक कहते हैं, तुम एक मनहूस लड़की हो, बेशरम, बेगैरत, खुदगर्ज। तुम जानती थी ना तुम किस कदर मनहूस हो। फिर भी मेरे बेटे को इस्तेमाल किया, आवाज कर दिया उसको। अभी तो सिर्फ उसके नाम की बेटी लगी थी ना रातों पर। आज गया वो बिस्तर पर। अगर शादी हो जाती तो शायद वो इस दुनिया से ये मेरे मुंह से क्या निकलने लगा? दफा हो जाओ यहाँ से। बेशरम, बेगैरत, बेहया, जरा से भी शर्म है? अगर जरा से भी शर्म है तो आइंदा मेरे बेटे को अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। निकलो यहाँ से। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था होके रहा। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना।
लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। पहले मेरे शोहर का पास किया, अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई। क्या चाहती है तू? बोल। आइंदा अगर तूने मेरे बच्चे को हाथ लगाया ना, ये तेरा बदन रोड को तोड़ दूंगी और ये तेरे पाँव तलखाड़ी से काट दूंगी, समझी तुम? निकलो यहाँ। ए भैया, नहुसत का पोटला है ये लड़की, और यकीन जानो जब से हमारे घर में कदम रखा है हमने तो नहुसत के अलावा कुछ भी नहीं देखा। मुसीबतों के पहाड़ टूट गए हम पे। पैदा हुई तो माँ को निगल गई, फिर बाप को खा गई। और मेरा जो दामाद है ना, इसका मियाँ, जिस दिन अपनी भांजी को इस घर में देकर आया है, रास्ते में ही ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि टांगें ही टूट गई, महीनों बिस्तर पे पड़ा रहा। जैसी तुम्हारी किस्मत है ना, उस पर यही कहना बनता है, जिसके साथ भी शादी करोगी उसे भी अपने साथ साथ डबो दोगी, क्योंकि तुम एक बदनसीब मनहूस औरत हो। तुम जानती थी ना तुम किस कदर मनहूस हो। अगर जरा सी भी शर्म है तो आइंदा मेरे बेटे को अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जिंदा नहीं रहना। जिंदा नहीं रहना चाहती? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया है कि तुम जान दे देना चाहती हो? कुछ नहीं, बस छोड़ो मुझे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। पागल मत बनो, होश से काम लो। देखो, बेवकूफों वाली बातें मत करो। जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है हमारे पास, और उसे खत्म करने का इख्तियार भी सिर्फ उसी के पास है। तुम अपनी जान देकर अपनी आखिरत क्यों खराब करना चाहती हो? जिसकी जिंदगी दोज़ख बन गई हो, वो जी कर क्या करेगा? जिंदगी दोज़ख बन गई है तो आखिरत को तो दोज़ख मत बनाओ। शक्ल से अच्छी खासी पढ़ी लिखी दिखाई देती हो, फिर क्यों कर रही हो ये सब? अच्छा ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? घर? हाँ घर। मेरा मतलब है कि तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं, कोई घर नहीं है मेरा। जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है, और इसीलिए तो अल्लाह ने मुझे वक्त पर तुम्हारे पास भेज दिया है। अब तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें अगवा करके कहीं नहीं ले जा रही। मेरा भी कोई घर नहीं था, मैं भी तुम्हारी तरह अकेली और बेसहारा थी। फिर मैं दारुल अमान चली गई। अब वही मेरी फैमिली है और वही मेरा घर। चलो तुम मेरे साथ, चलो। तुम ठीक तो हो? चलो आते, सूप पी लें, इट्स सूप टाइम। मामा, तंजीला नहीं आई? आतिर, अभी डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है ना। चलो शाबाश, सूप पी लो, बातें तो होती रहेंगी फिर। मैं तंजीला का ही आपसे पूछ रहा हूँ, मैं और किसका पूछ रहा हूँ? आपने बताया उसका, मुझसे मिलने नहीं आई। आतिर वो हॉस्पिटल में थी, रात भर वो थक गई थी तो मैंने कहा वो रेस्ट कर ले, आ जाएगी वो, ठीक है? तो परेशान ना हो। हाँ भाई, अब बताओ।
तू बहुत जल्द अपनी टांगों पे चल सकेगा। यहाँ नहीं तो हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, वहां जाके इलाज कराएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अब क्या जवाब दोगे उसे? कुछ सोचा है? कब तक झूठ बोल सकोगे उससे? और मुझे तो लगता है कि वो ये दुख, ये तकलीफ, ये कर्ब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अपनी माजूरी से ज्यादा दुख होगा उसे तंजीला के साथ तुम्हारे रवैये पे। जिस्मानी माजूर तो वो है ही, तो उसे ज़हनी माजूर भी बना दोगे। कैसी तबीयत है बहादुर की? हाँ बेहतर है, बेहतर है। आप परेशान मत हो। आपने जो भी फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। आप माँ हैं और एक माँ अपने बेटे को मौत के मुंह में जाता कैसे देख सकती है। बस जितनी जल्दी हो सके आप तन्नू की नहुसत से पीछा छुड़ा लें। आपके और आपके बेटे के लिए यही अच्छा होगा। आपकी चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे भी एक कप चाय का ला दो, बहुत सर में दर्द है। जी। तंजीला कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आई? क्या? तन्नू तो रात को ही वहां से आ गई थी, घर नहीं आई क्या? नहीं। तो फिर कहाँ गई? क्या मतलब कहाँ गई? कहाँ जा सकती है वो? मुझे क्या पता, आपको पता होगा। आपकी भांजी आधी रात को वहां से निकली, किसके साथ कहाँ गई? बकवास बंद करो, जबान संभाल के बात क्या करो तुम। मेरी भांजी है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें खुद सोचना चाहिए, तुमने अकेले उसको वहां से भेज दिया। खुद एक बच्ची की माँ हो, तुम्हें ख्याल नहीं है? मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो खुद जाना चाह रही थी, मैं जबरदस्ती उसे रोक तो नहीं सकती थी। आज तुमने सारी हदें पार कर ली जाना, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अम्मी क्या हुआ? ये अब्बा इतना नाराज क्यों हो रहे थे? और ये तन्नू कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ गई। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे सारी जिंदगी वापस ना आए। क्या मतलब अम्मी? मतलब ये कि शगुफ्ता ने रात को हॉस्पिटल में टिका के तन्नू को बेइज्जत करके निकाल दिया। क्या? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, ये शादी कभी नहीं होगी। आखिर मेरी आखिरी चाल काम कर ही गई, और शगुफ्ता को तन्नू की बदनसीबी और नहुसत का यकीन हो ही गया। और जब डॉक्टर ने शगुफ्ता को बताया कि आतिर अब सारी जिंदगी चल नहीं पाएगा, तो शगुफ्ता ने गुस्से और नफरत में आकर तन्नू को आतिर की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाने को कहा। क्या? क्या आतिर अब कभी चल नहीं पाएगा? हाँ, उसको तुमसे रिश्ता तोड़ने और तन्नू से रिश्ता जोड़ने की सजा मिली है। ये तो बहुत तशवीश की बात है। आखिर वो गई कहाँ? बड़ी फिक्र हो रही है रफीक साहब, रात भर से गायब है वो। आपने उसे अकेले जाने क्यों दिया?
गलती मेरी है मतीन साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, गलती मेरी है। उसके जाने के बाद मुझे फोन करके आपसे मालूम करना चाहिए था कि वो खैरियत से घर पहुंच गई या नहीं। अगर मैं भी क्या करूं, मैं सातिर की परेशानी में था। लेकिन वो अकेली क्यों निकल गई घर से, ये समझ नहीं आ रहा। कोई बात तो नहीं हुई थी? हाँ, रेहाना की बातों में आके शगुफ्ता ने उस तरह गलत लहजे में बात की, जिस पे दिल बर्दाश्त होके वो चली गई। मैं उस वक्त आतिर के पास था, मुझे पता नहीं चला। मुझे तो सुबह मालूम हुआ जब मैंने देखा तंजीला नहीं है और शगुफ्ता से उसके बारे में मालूम किया, तो उस वक्त मुझे पता चला। फिर भी मैं कहता हूँ गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला रफीक साहब? लेकिन आपने जो भी कुछ किया वो ठीक नहीं किया। पता नहीं मेरी मासूम बच्ची कहाँ और किस हाल में होगी। आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? आतिर बुला रहे हैं आप, उसे जरूरत है इस वक्त आपकी। क्या करूं वहां जाके? कैसे जाऊं उसके सामने? कैसे उसके सवालों का जवाब दूं जो बार बार तंजीला के बारे में पूछ रहा है? वो पता है तंजीला रात से गायब है। गायब है मतलब? अभी बतीन साहब आए थे उसके बारे में पूछने। याद रखो शगुफ्ता, अगर तंजीला को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी सरासर तुम पे होगी। तंजीला, मेरी बच्ची कहाँ हो? कहाँ हो तुम तन्नो? चलो भाई, जल्दी से ठीक हो जाओ, कुछ छुट्टी उट्टियों का प्रोग्राम बनाए, लंबी छुट्टियां करें, मौजें करें। आप दोनों बाप बेटे कैसे मेरे बगैर जाएंगे? मैं भी साथ जाऊंगी। आपके बगैर जाने के कैसे सोच सकते हैं भैया, आप तो मेन अथॉरिटी। बाबा, मुझे तंजीला से मिलना है। यार तंजीला की बात भी कर देंगे, पहले ही बताओ जाना कहाँ है ताकि वक्त पे रिजर्वेशंस, बुकिंग्स वगैरह हो जाए। बाबा मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज मुझे बस तंजीला से मिलना है, प्लीज उसको बुलवा दें। आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, प्लीज बाबा मुझे बताएं साफ साफ बात क्या है। तंजीला मुझसे मिलने की नहीं आई। बाबा आप मुझे फोन दे, मैं खुद बात करता हूँ तंजीला से। वो नहीं है।
अपनी मर्जी से? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? आथिर, तुम्हारी माजूरी का सुनकर उसने तुम्हारे से अपनी शादी का इरादा बदल लिया। अदील भाई को भी साफ साफ इनकार कर दिया उसने, एक नहीं सुनी। भला वो एक मासूम शख्स के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगी? सोच भी नहीं सकती थी सिर्फ मासूम चेहरे के पीछे इतनी मतलबी और मक्कार लड़की होगी। ऐसा नहीं हो सकता मामा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तंजीला मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि तंजीला तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो दूसरों के खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करने वाली लड़की है मामा। बस उसकी इन्हीं बातों से तुम धोखा खा गए ना बेटे। रात के अंधेरे में तुम किसी कजन के साथ भाग गई हो। अतीन साहब भी आए थे उसकी इसी हरकत का रोना लेकर, ताकि तुम्हारे बाबा उसे ढूंढने में कोई मदद कर सके। बस कर दे मामा, बस कर दे प्लीज। आप तंजीला की नफरत में इतना कुछ बोल जाएंगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता ना? नहीं आता तो पूछ लेना उसके घर वालों से। बस कर दें प्लीज, मुझे नहीं पूछना किसी से कुछ भी। इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज मामा, प्लीज बस मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। सब कुछ तय हो जाने के बाद, तन्नों के हाथ पे मेहंदी लगने के बावजूद वो मेरे आंसुओं पर अपनी खुशियों का महल ना खड़ा कर सकी। अम्मी ठीक कहती थी, उसकी नहुसत जरूर आड़े आएगी। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरे हक में बेहतर हो गया। शादी से एक रात पहले उसका सब कुछ उजड़ गया। पता नहीं बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हक में हुआ या तुम्हारे खिलाफ। कैसी बातें कर रही नानी आप? यही तो मैं चाहती थी। हाँ, तुम यही चाहती थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठा माजूर आतिर नहीं। क्या करोगी इस आतिर का? अचार डालोगी जो 4 दिन तो तुम्हारे साथ जिंदगी की खुशी के गुजार नहीं सकता। मुझे तो लगता है तन्नो तुमसे ज्यादा अच्छी रह गई। कम से कम इस माजूर आतिर से बच तो गई। तुम महज उसकी एक नर्स, एक आया बनकर रह जाओगी। आप लोग तो मेरी समझ से ही बाहर हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को मेरी खुशियों से कोई सरोकार ही नहीं है। और मैं उसकी आया क्यों बनूंगी? वो एक अमीर आदमी है, वो खुद एक आया रख सकता है।
और अब जब रिश्ते की हर रुकावट दूर हो गई है तो आप लोग फिर ये सोच रहे हैं। मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, कुछ भी करें लेकिन आप लोगों को आतिर के घर वालों से बात करनी ही होगी। अम्मा, इस लड़की को ना इसके हाल पे छोड़ दे। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि तन्नो पता नहीं कहाँ गायब होगी, और ऊपर से मतीन अहमद सुबह से निकले हुए, रात होगी अभी तक नहीं आए। दिल को हौल उठ रहे हैं, अल्लाह खैर करे, कहाँ चले गए हैं वो। अरे तो टेलीफोन लगा लेना, घड़ी क्यों है, पता लग जाएगा। लगा। सुबह से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, बार बार फोन काट देते हैं। मुझे लगता है मुझसे नाराज है, इसलिए फोन नहीं उठा रहे। हैं? किसका फोन है? मुझे लगता है मतीन अहमद का ही फोन है। उठा। ये तो कोई और नंबर है। हेलो, हाँ मैं मतीन अहमद की बीवी बोल रही हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो? अम्मी क्या हुआ है? अरे क्या हुआ बता तो सही मुझे, किसका फोन है, क्या हुआ? मतीन अहमद बात आ गया। अरे मतीन अहमद बात आ गया। अरे खैरियत से हो? आंटी, मुझे बहुत अफसोस हुआ है जान के कि आतिर अब चल नहीं पाएगा। अल्लाह ना करे आनिया, एक ना एक दिन मेरा आतिर अपने पैरों पर दोबारा चलने लगेगा। मैं उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। मुझे तो आज ही पता चला है कि आतिर का एक्सीडेंट हो गया। मेहंदी वाली रात तंजीला के साथ बैठा कितना खुश लग रहा था। किसको क्या पता था कि जिंदगी उसे ऐसे इम्तिहान में डालने वाली है। ना मतलब उस मनहूस का मेरे सामने। मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि उसकी मुमानी ने मुझे कहा था तंजीला के नसीब में सिर्फ दूसरों को बर्बाद करना लिखा हुआ। क्या मतलब आंटी? मैं कुछ समझी नहीं। सब कुछ उस मनहूस की वजह से हुआ। ना वो आतिर की जिंदगी में आती और ना ये सब कुछ होता। कुछ औरतें होती ही सब्ज कदम, जहां जाती हैं तबाही वहां का मुकद्दर बन जाता है। खैर, अब वो आतिर की जिंदगी से जा चुकी है। जा चुकी है? तो क्या आप आतिर और तंजीला की शादी नहीं कर रही? मैं तो हमेशा तुम्हें ही अपनी बहू बनाना चाहती थी। एक बार मेरा आतिर ठीक हो जाए ना, फिर हम तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, है ना? आंटी, मैं आतिर के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ, वो भी इस हालत में? पापा कभी नहीं मानेंगे, ये जानते हुए कि आतिर अब चल नहीं सकता। और पता नहीं फिर वो कब चल पाए। आंटी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है, मामा नाराज हो जाएंगे।
फैसला कर देख ले जाने आगे ले नहीं मेरे मतीन को नहीं लेके जाना नहीं नहीं मेरे मतीन को नहीं लेके जाना खुदा के वास्ते मेरे मतीन को नहीं लेके जाना मतीन को नहीं लेके जाना अम्मी उठ जाए। नानी अम्मी को क्या हो गया? अम्मी अम्मी उठे ना। समझ में नहीं आता किसका यकीन करूं, जो कुछ मामा ने कहा उसका, या जो मेरा दिल कहता है उसका, या फिर अपनी किस्मत का। या शायद हम दोनों को मिलाने पर राजी नहीं। तंजीला, कहाँ हो तुम? लौट आओ प्लीज। देखा जो तुमको एहसास हुआ। पता नहीं मामू जान का मेरे बगैर क्या हाल होगा। न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे मुझे, लेकिन वो ख्वाब, या अल्लाह मेरे मामू जान को मेरी जिंदगी भी दे दे। तुम ही हो सोचों में ख्वाबों में। क्या बात है तंजीला, तुम इतनी अकेली और उदास यहाँ क्यों बैठी हो? सुबह ऑफिस जाते हुए तुम्हारे चेहरे पर यही उदासी थी और अब भी वही उदास चेहरा। क्या बात है, मुझे बताओ। उदासी तो मेरी किस्मत के लकीरों में लिखती थी। खुदा किसी लड़की के नसीब मेरे जैसे ना लिखे। आहिस्ता आहिस्ता नसीब से लड़ना भी सीख जाओगे। मैं अभी जॉब पे जा रही हूँ। अभी तो आई हूँ। हाँ, मगर ये रात की नौकरी है ना। लेकिन रात में तो यहाँ बाहर जाने की इजाजत नहीं है ना। जानती हूँ, मगर मैं हर महीने मासी और चौकीदार को थोड़े से पैसे दे देती हूँ तो वो मुझे जाने देते हैं। खैर, तुम मैम को मत बताना और इस बात का जिक्र किसी और से भी मत करना, ठीक है? हाँ तो ठीक है, लेकिन दो नौकरी करोगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। दो नौकरियां नहीं करूंगी तो पैसे कैसे जमा करूंगी? यहाँ दारुल अमान में खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा तो मिल जाता है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए ये सब काफी नहीं है। और मैं सारी जिंदगी दारुल अमान की इस चार दीवारी में नहीं गुजारना चाहती। मुझे भी जिंदगी से वो सब कुछ चाहिए जो बाकी सब लोगों के पास है। खैर, तुम इन बातों को छोड़ो और किसी से भी इस बात का तज़किरा मत करना, ठीक है? ठीक है। ओके ओके, चलो मैं पहुंचता हूँ। ओके बाय। हाँ भाई, बेगम साहबा क्या सोचा फिर रानियों ने? बात हुई तुम्हारी उससे? अरे दोबारा क्या, मेरी तो कई दफा बात हो चुकी है। उसका हर बार एक ही जवाब होता है, अभी शादी नहीं करनी। अरे अभी नहीं करनी है तो फिर कब करनी? अरे रोज रोज अच्छे लड़के नहीं मिलते। फैसल बहुत अच्छा लड़का है, हिंदी है, ज़हीन है, स्मार्ट है, हमारे बिजनेस को संभाल सकता है, बल्कि उसे आगे बढ़ा सकता है। तुम उसे साफ साफ बता दो, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और पापा,
आपको भी मज़ीद इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फैसल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। किसी से कुछ कहती है ना सुनती है, बस यूं ही गुमसुम खामोश बैठी रहती है। ये क्या दुख है जो दबाए बैठी है। होटल से तो लड़की किसी शरीफ घराने की लगती है, फिर क्या जरूरत आन पड़ी इसे घर से भागने की। अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ बहन, ये अपनी खुशी से कौन आता है। हालात की सताई हुई औरतें आती हैं, किसी को गैरों के जुल्म और किसी को अपनों का रवैया मार देता है। रेहाना बहन, तंजीला का कुछ पता चला? भागकर जाने वाली लड़कियां घर वापस थोड़ी आती हैं। अरे तो क्या उसे मतीन भाई का भी पता नहीं चला? पता नहीं पता चला है या नहीं। अगर पता चल भी जाता ना तो मैं उसे इस घर में अब कदम नहीं रखने दूंगा। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, तुम्हारी खुद बेटी जवान है। वैसे तुमने नौरीन की तो मंगनी कर दी थी ना, वो भी 2 दफा। क्या हुआ, क्या दोनों जगह बात नहीं बनी? अरे बहन, बात बन गई थी, हमने खुद खत्म की है। लड़का करता ही क्या था, एक छोटा सा घर, छोटी सी दुकान। अब मैं हीरे जैसी बेटी उनको देने से तो रही। और दूसरी वाली? नाही, तुम यहाँ हमारी कुर्सी के लिए आई हो या हमारे घर की खबरें लेने? अम्मा जी, मैं तो ऐसा ही पूछ रही थी। दूसरी वाली भी टूटी नहीं थी, वो लोग जल्दी शादी के लिए कह रहे थे, इसलिए हमने मना कर दिया था। और जब मेरी शादी होगी तो सबसे पहले लड्डू आपको ही भिजवाऊंगी। नौरीन, तुम जाओ किचन में, मैं चाय रखकर आई थी, उसे देखो जरा। बहन, कुछ तो ख्याल कर लो, बच्ची है, उसके सामने ऐसी बातें कर रही हो तुम। अभी तो उसके बाप की कब्र की मट्टी भी नहीं सूखी और तुम ऐसे सवाल लेकर बैठ गई हो। अरे रेहाना बहन, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तुम्हें बुरा लगा तो चलो नहीं पूछती। सर आप यहाँ, मैं आप ही की तरफ आ रहा। हाँ बेटा, वो मैं तुमसे आनिया के बारे में कुछ बात करना चाहता था। आनिया? खैरियत है सर? हाँ बेटा, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी किसी पढ़े लिखे और मेहनती नौजवान के साथ हो। तुम्हें वो सारी क्वालिटियाँ मौजूद हैं। तो चाहो तो अपने अब्बा के साथ कल हमारे घर चाय पे आ जाओ। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बल्कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन क्या आनिया से बात की है आपने? उससे बात करने के बाद ही मैंने ये फैसला किया। ठीक है सर, मैं कल अपने अब्बा के साथ हाजिर हो जाऊँ। गुड। ये फाइल्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ, साइन चाहिए। लो पेन दो। अच्छा किया जो तुम आ गई, दिल बहुत उदास हो रहा था। अब्बा के जाने के बाद घर तो जैसे बहुत सूना हो गया। मरने वालों की याद तो आती है,
और अभी दिन ही कितने हुए, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी। शायद ठीक कह रही हो तुम, आहिस्ता आहिस्ता अब्बा के बिना रहने की आदत बढ़ जाएगी। तंजिला का कुछ पता चला? नहीं, और हमें पता भी नहीं करना। अब्बा के जाने के बाद हम उसको खुद धक्के मार मार के इस घर से निकालते। और आतिर के घर वालों को पता है अंकल और तंजिला के बारे में? पता नहीं, लेकिन तन्नू का तो पता चल ही गया होगा कि वो भाग गई है, क्योंकि अब्बा सबसे पहले उन्हीं के घर गए थे उस मनहूस को तलाश करने। वैसे आतिर का क्या होगा? आंटी बता रही थी वो अब कभी चल नहीं पाएगा। तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब वो चल नहीं पाएगा तो शादी कौन करेगा उससे? क्या मतलब कौन करेगा? मैं करूंगी, और कौन करेगा? तुम अब भी उससे शादी करना चाहती हो, ये जानते हुए कि अब वो कभी चल नहीं पाएगा? हाँ, ये जानते हुए भी। और वैसे भी जब किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया तो फिर मैं उससे शादी क्यों ना करूं? आतिर मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। और तुम्हें क्या लगता है अब वो तुमसे शादी के लिए मान जाएगा? हाँ, मान जाएगा, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं। और वैसे भी कौन करेगा एक अपाहिज से शादी? कोई मुझ जैसी सरपेरी हो सकती है जो उससे इतनी मोहब्बत करती हो कि उसे इस हाल में भी अपनाने के लिए तैयार हो जाए। शायद तुम ठीक कह रही हो, अब तो मैं भी तुम्हारी दीवानगी की कायल हो गई हूँ। या अल्लाह, क्या पहले रोनी सूरतें कम थी यहाँ जो अब इसकी भी देखनी पड़ेगी। कुछ कहा क्या मुझसे? शुक्र है तुम्हें कमरे में मेरी मौजूदगी का एहसास तो होगा। वैसे एक बात तो बताओ कि तुम हर वक्त क्यों रोनी सूरत बनाए रखती हो और क्या सोचती रहती हो? तुम एक काम करो, तुम कोई जॉब स्टार्ट कर दो। जॉब? हाँ हाँ, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें तो बहुत जल्द और बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। फिर जॉब से तुम्हारा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा और पैसे भी आ जाएंगे। और फिर हो सकता है कि जब तुम यहाँ से बाहर निकलो तो कोई अच्छा और हैंडसम लड़का तुम्हें मिल जाए जो तुम्हें प्रपोज करे। फिर तुम फौरन शादी कर लेना, इनकार बिल्कुल मत करना। फिर क्या चाहिए तुम्हें? लाइफ सेट। बल्कि मैं कल ही किसी से बात करती हूँ तुम्हारी जॉब के लिए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं करनी, यहाँ से कहीं नहीं जाना। तुम्हारा भी कोई हाल नहीं है। चलो मैं मैडम से बात करती हूँ कि वो तुम्हें यहीं पर कोई जॉब देती। फिर तो जॉब करोगी ना? आते मेरी जान, क्या हालत बना ली है अपनी तुम हैं? कितने कमजोर हो गए हो। अब मैं अपने हाथों से रोज जबरदस्ती खिलाऊंगी तुम्हें, फिर देखना पहले की तरह हो जाओगे। पहले की तरह तो मैं अब कभी नहीं हो सकता।
अब्बा प्लीज समझने की कोशिश करें। समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें। एक बार कह दिया सो कह दिया, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। अब्बा आप समझ नहीं रहे हैं, उनमें और आनिया में बहुत फर्क है। आनिया एक बहुत अच्छी लड़की है, आपको जरूर पसंद आएगी। यकीनन वो बहुत अच्छी होगी, मगर इसके बावजूद मैं इस शादी के हक में बिल्कुल नहीं हूं। देखो बेटा, रिश्ता अपनी हैसियत और बराबरी के लोगों में हो तो बेहतर होता है। कुछ सोचो, कहां तुम एक मामूली सरकारी क्लर्क के बेटे और कहां वो एक अमीर कबीर बाप की इकलौती औलाद। ये बिल्कुल एक बेजोड़ रिश्ता है और बेजोड़ रिश्ते ज्यादा देर नहीं चल पाते। हाँ, मैं एक गरीब क्लर्क का बेटा हूं, तो क्या यह जुर्म है? अगर आनिया एक अमीर बाप की बेटी है तो क्या महज इस फर्क की वजह से मेरा अपनी जिंदगी की खुशियों पर कोई हक नहीं? क्या मैं इस मौके को हाथ से जाने दूं? मौका? तो तुम उस लड़की से महज उसकी दौलत की खातिर शादी करना चाहते हो? मेरी तरबियत में ऐसी क्या कमी रह गई थी बेटा कि अपनी कामयाबियों को हासिल करने के लिए तुमने ये राह ढूंढ निकाली? अब आप गलत सोच रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आनिया को सच में पसंद करता हूं, मोहब्बत करता हूं उससे, और मेरा प्रमोशन होने वाला है। आपके इस इनकार की वजह से मेरा प्रमोशन रुक सकता है। जिसे तुम मोहब्बत कह रहे हो तुम्हारी आंख पर बंधी लालच की पट्टी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। अब आप कुछ भी करें।
यकीनन वो बहुत अच्छी होगी, मगर इसके बावजूद मैं इस शादी के हक में बिल्कुल नहीं हूं। रिश्ता अपनी हैसियत और बराबरी के लोगों में हो तो बेहतर होता है। खुद सोचो, कहां तुम एक मामूली सरकारी क्लर्क के बेटे और कहां वो एक अमीर कबीर बाप की इकलौती औलाद। पता नहीं अब्बा को क्या हो गया है, क्यों जिद कर रहे हैं। अमीरी गरीबी के फर्क को अब्बा ने अपनी अना का मसला बना लिया। लेकिन अगर ये शादी ना हुई तो हमीद साहब नाराज हो जाएंगे और अच्छा खासा प्रमोशन रुक जाएगा। और फिर आनिया, मैं उसे पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे। कैसे समझाऊं अब्बा को। आ जाओ। आपने बुलाया था मैडम? हाँ तंजीला, आओ बैठो। जी। सोनिया ने तुम्हारे बारे में बात की थी मुझसे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि तुम जॉब क्यों करना चाहती हो। मेरा मतलब है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात करके तुम्हें घर भिजवा सकती हूँ। घर? हाँ घर। देखो तंजीला, मुझे गलत मत समझना। तुम तो जानती हो कि हम यहाँ मजलूम और बेसहारा औरतों को पनाह देते हैं। यहाँ जो भी लड़की आती है उसे तहफ़्फ़ुज़ देना और उसकी बेहतर रहनुमाई करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ होता है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनके मसाइल का हल तलाश करके उन्हें वालिदैन के पास वापस घर पहुंचा दें। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? और अगर किसी के माँ बाप ही ना हो तो? कोई रिश्तेदार, चचा, ताया, मामू, कोई तो होगा। मामू? हाँ, कोई तो होगा जिसके पास तुम रहती थी, जिसने तुम्हें पाला, पढ़ाया, लिखाया। चुप हो जाओ। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो बल्कि ये चाह रही थी कि तुम मुझे खुल के अपने बारे में बताओ, ताकि मैं तुम्हारे घर वालों को तलाश कर सकूं, उनसे बात कर सकूं। तुम जब से यहाँ आई हो तुमने अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। इदारे के कुछ क़वानीन हैं। तुम एक पढ़ी लिखी और शरीफ लड़की हो। मैं तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं रख सकती। मेरे पैदा होते ही अम्मी का इंतकाल हो गया था। सब कहते हैं कि उनका इंतकाल मेरी वजह से हुआ था। अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, इसलिए मामू जान मुझे अपने साथ ले आए अपने घर। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। इतना सब्र, इतना हौसला कहाँ से लाती हैं ये औरतें? जिंदगी ने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं, लेकिन अब तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज करोगी। मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छी जॉब का बंदोबस्त कर देती हूँ। तब तक फिलहाल तुम ऑफिस में मेरी मदद कर दिया करो, ठीक है? ये लो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया था।
मैंने तो नहीं मांगा था। हाँ, मैंने सोचा पता नहीं तुमने कुछ खाया हो कि नहीं खाया हो, खाली पेट सोना ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि मैं खाना खाकर आया हूं। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब आप लाए हैं तो मुझे दे दें। अब आपने पी लो। तुम कल वाली बात पे नाराज हो मुझसे? नहीं अब्बा, मैं नाराज नहीं, लेकिन हैरान जरूर हूं। बचपन से आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला मेरा बाप आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और अहम ख्वाहिश जो मेरे मुस्तकबिल के साथ जुड़ी है वो पूरी करने से क्यों कतरा रहा है? कतरा नहीं रहा बेटा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे बुजुर्ग कहते थे बेटा कि बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ेंगे तो घर के दरवाजे ऊंचे करने पड़ेंगे। ये सब पुराने वक्तों की बातें हैं अब्बा, अब ऐसा कुछ नहीं होता। वक्त पुराना सही बेटा, इंसान तो वही है। इस तरह की जल्दबाजी में किए फैसलों की कोई उम्र नहीं होती है। रिश्ते बनाना आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है, और इस तरह जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं किया करते। अब्बा, क्या आपको मेरी खुशी अजीज नहीं? मेरी लाइफ की आखिरी ख्वाहिश समझकर ही मान जाए। ठीक, जब अगर तुम ये फैसला कर ही चुके हो तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर याद रखना, एक दिन तुम्हें मेरी बातें याद जरूर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। आनिया एक बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की है, आपको उससे कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, दूध पी लेना। जी देखो, कल कुछ लोग आ रहे हैं अखबार से। किस लिए? ये औरतों का और बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए। ये तुम फाइल रख लो, इसमें से देख के ज़रा उन्हें कुछ काम वाम समझा देना, और बाकी अगर कुछ समझ में ना आए तो वो मैं देख लूँगी। ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। गुड। रेहाना बाजी, तन्नो का कहीं पता नहीं चल रहा। तो अच्छा है ना पता चले, हमें कौन सा कोई दिलचस्पी है उसको ढूंढने में। यार तुम्हें क्यों दिलचस्पी होगी? दिलचस्पी तो मुझे होगी जिसका पैसा लगा है, जो सरे बाजार रुसवा हुआ है, जो जेल गया है उसके लिए। तो किसी पर एहसान किया जेल काट कर? शादी करने जा रहे थे ना उससे, वो तो ऐन वक्त पे तन्नो चला निकली, भागी, धोखा देगी तुम्हें। सर भाग के जाएगी कहाँ? ढूंढ तो मैं उसे निकालूंगा, बस उसकी कोई तस्वीर मिल जाए मुझे। तुम्हारे पास तो होगी उसकी कोई तस्वीर? अरे अल्लाह का नाम मानो सरवर भाई, अल्लाह अल्लाह करके तो जान छूटी है। अब मैं उसकी तस्वीरें संभाल के रखूंगी? अगर कोई होगी भी ना, नौरीन ने जला डाली होगी। उल्टा जाते जाते मतीन की भी जान लेगी। मनूस मुझे बेवा कर गई। तो मतीन भाई भी तो सबसे ज्यादा उसी से प्यार करते थे। देखो, एक बात कहूँ, बुरा मत बनाना, बुरी लगे तब भी बुरा मत बनाना। तुम्हारे ऊपर केस है तन्नों के अगवा का, मेरे घर मत आया करो। ऐसा ना हो कि किसी मुसीबत में मैं फंस जाऊं। वाह रेहाना बाजी, अब मुझसे कोई काम नहीं रहा तो आंखें माथे पे रख ली। हाँ तो रख ली, मेरी आंखें हैं, जहाँ मर्जी रखूं। तुम्हें कोई एतराज है? देख, अगर तन्नो कभी मिल भी जाए ना, मुंह उठा के मेरे घर मत ले आना, अपने घर लेके जाना। सुना तुमने? बातें सुना रहा बड़ी बड़ी।